नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज़ टुडे और इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी महिला हैं जो काफ़ी संघर्षों के बाद आगे बढ़ी और संघर्ष ऐसी कि एक सिंगल मदर है। सोचिए, इस परिस्थिति में अगर समाज की बात करें तो ऐसे समाज में सिंगल मदर होना एक बहुत बड़ी चीज़ है और उसे लेकर के आगे बढ़ी एक बच्ची को, बेटी है शायद आपकी, तो एक बेटी को आगे लेकर के बढ़ना, एक बेटा रहता तो एक बात की बात है, लेकिन एक बेटी को आगे लेकर बढ़ना एक सिंगल वुमेन के रूप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। एक समाज को एक ऐसा संदेश जाता है कि महिलाएं भी अब मजबूत हो रही हैं और यह भी है कि अपने आप में एक जीवट इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि बहुत लोग ज़माने के डर से, समाज के डर से कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं। लेकिन एक ऐसी महिला जो आगे बढ़ रही हैं और बढ़ी, ऐसी बढ़ी कि जो भारत की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनी कहलाती है टी सीरीज, वहाँ तक पहुँची। एल्बम भी लॉन्च हुआ इनका और काफ़ी कुछ इन्होंने आगे बढ़ के किया। लेकिन इस आगे बढ़ने में, वहाँ तक पहुँचने में काफ़ी संघर्ष, क्योंकि आप अगर सफल हो जाते हैं तो आपको सिर्फ सफलता दिखाई देती है, लेकिन संघर्ष कोई नहीं देखता, किस तरह से संघर्ष किए हैं। और ख़ासकर अगर महिला हैं और महिला किस तरह से संघर्ष की है, यह एक सबसे बड़ी बात है। आइए जानते हैं इन्हीं से कि क्या कुछ रहा शुरुआती दिनों में, क्योंकि हर एक अपने गार्जियन जो होते हैं, हर एक माँ बाप की इच्छा होती है कि बेटा हो या बेटी आगे बढ़े, और बढ़े तो डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस यही बने, या फिर बिजनेसमैन बने तो बड़ा उद्यमी बने। लेकिन आइए जानते हैं इन्हीं से किस तरह से इनके माँ पिताजी की बातें रहीं, किस तरह से वो डांट खाए या फिर किस तरह से आगे बढ़े, या फिर इनके माँ पिताजी इनका सपोर्ट किए। आइए जानते हैं इन्हीं से, क्योंकि ये जितनी अच्छे से बताएंगी और जो महिलाओं को सीख देंगी वो एक काबिल तारीफ़ होगा और वो इनकी जुबानी जो रहेगी उसकी बात ही कुछ और है। अच्छा, पहले तो आपको हमारे चैनल में स्वागत है, क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करती हूँ, आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ और साथ ही सारे मीडिया कर्मी का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि कोई भी इंसान एक शिखर पर तभी पहुँच सकता है जब उसके पीछे मीडिया का हेल्प होता है, मीडिया का हाथ होता है। तो हमारे आज तक यहाँ पहुँचने के पीछे हमारी जितनी भी मीडिया है उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, सहयोग रहा है। इसलिए सबसे पहले धन्यवाद मैं आपको और आपके साथ सारे मीडिया जगत को देती हूँ। अच्छा, एक अपना अपना परिचय दे दीजिए कि चूँकि हमारे जो दर्शक हैं वो जान सकें कि जो महिला हैं, जो शख्स हैं, वो हैं कौन और कहाँ से बिलोंग करती हैं। वैसे मेरा ऑफिशियल नेम सागरिका सरकार है, मैं सरकार फैमिली से बिलोंग करती हूँ। लेकिन मुझे वीनाश्री के नाम से सारे लोग जानते हैं, इवन इंडिया और इंडिया से बाहर भी कुछ जगह है जहाँ लोग मुझे जानते हैं वीनाश्री के नाम से। क्योंकि हम आपके माता जी से, पिताजी के बारे में एक बात करेंगे, क्योंकि पर्सनल लाइफ से पहले आगे बढ़ेंगे इंटरव्यू, लेकिन पहले पर्सनल लाइफ से इंटरफेयर करते हैं आपके थोड़ा सा कि माँ बाप, जो माँ पिता रहते हैं, वो अपने बच्चे को सोचते हैं कि डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस या फिर बड़ी ओहदे पे, जो ट्रेडिशनल सोच है समाज की, वहाँ पे जाए। लेकिन आपने म्यूजिक चुना और म्यूजिक में आपके माँ पिताजी साथ दिए या फिर विरोध भी किए थे? नहीं, एक्चुअली बहुत बड़ी कहानी है इसके पीछे, लेकिन मैं शॉर्ट में बताऊंगी। क्योंकि हम लोग बंगाली फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो म्यूज़िक हमारे यहाँ जैसे पढ़ाई है वैसे हमारे समाज में म्यूज़िक को देखा जाता है। तो विरोध तो किसी ने नहीं किया। हाँ, डॉक्टरी की पढ़ाई मैंने भी आईएससी किया। आईएससी करके मैंने पटना में कोचिंग भी किया मेडिकल का, लेकिन बैड लक मेरा एक बार नहीं हुआ और मैंने बहुत मेहनत किया। इसलिए मुझे लगा कि जब मैं इतना मेहनत करके नहीं कर पाई तो फिर मैं आगे नहीं करूँगी। वैसे मेरे फैमिली में सारे लोग, मेरे कज़न्स डॉक्टर और इंजीनियर हैं और मैं ही सिर्फ संगीत लाइन से हूँ। तो मैं ये बात अपने फैमिली में रखती हूँ, तो मेरे फैमिली वाले बोलते हैं कि तुम किसी से कम नहीं हो, तुम अपने लाइन में बहुत अच्छी हो। चूँकि मेरी माँ एक शिक्षिका थी और उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में। मेरे पापा बचपन में ही नहीं रहे, मुझे याद भी नहीं है उनका चेहरा। तो माँ ने बहुत स्ट्रगल करके कभी फोर्स नहीं किया कि तुमको ये बनना। हाँ, मेरी रुचि थी साइंस में, मैं बहुत अच्छा पढ़ाई में भी थी, स्कॉलर स्टूडेंट रही थी मैं अपने पूरे पलामू में। चूँकि मेरी माँ जहाँ जहाँ पोस्टेड थी हमारी पढ़ाई वहीं हुई और हम लोग 2 भाई बहन थे, तो माँ के तरफ से कोई प्रेशर नहीं था। लेकिन बैड लक मेरा जब मेडिकल में नहीं हुआ तो बहुत सी
परिस्थितियां ऐसी आए, कुछ करे या ना करे, लेकिन मैं कुछ ऐसे ये मैं चली गई थी कुछ डिप्रेशन में और कुछ में कि मुझे सिर्फ म्यूज़िक लगा कि यही मुझे सही रास्ता दिखाएगा। और वाकई में म्यूज़िक ने मेरे साथ बहुत बड़ा मतलब बोले न्याय किया है। मैं अगर आज यहाँ हूँ तो सिर्फ संगीत के बदौलत, और मेरी माँ इसमें बढ़ चढ़ के साथ देती थी। हर जगह मेरे साथ प्रोग्राम में, गवर्नमेंट सर्वेंट होते हुए जब छुट्टी होती थी तो माँ मेरे साथ जाती थी। कब से मतलब ये जो म्यूजिक का शौक लगा, कब से, कितनी उम्र होगी उस समय? मैंने ऐसे बचपन में क्लासिकल म्यूज़िक किया है। मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से संगीत विशारद की हूँ, और उज्जवल नंदी सर हमारे गुरु भी रहे हैं। पंडित राम रक्षा मिश्र हमारे पहले गुरु रहे हैं, अब वो नहीं हैं। और मैंने बचपन में शुरुआत करी, लेकिन मैं उस समय ये नहीं जानती थी कि ये मेरा जीविका या प्रोफेशन बन जाएगा। और उसके बाद मैं लगातार करती गई। 2 गानों के साथ मैंने स्टार्ट किया। आज मेरे पास बहुत सारे गाने हैं। जब भी मैं लोगों का डिमांड आता है तो कोशिश मेरी रहती कि उनकी हर डिमांड पूरी कर सकूं। तो लगभग मैं 20-22 साल से इस लाइन में हूँ। इस लाइन में, अच्छा। तो जब शुरुआती दिनों में जब आप संगीत के ओर जा रही थी, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ी तो क्लासिकल से होते हुए सारे गाने मिले होंगे आपको, तो मतलब सबसे ज़्यादा रुचि किस संगीत की हो रहा है? क्लासिकल की हो रहा है या फिर आजकल के मॉडर्न ज़माने के जो गाने उससे? नहीं, आजकल के एकदम हिप हॉप गाने तो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, बट ज़माने के साथ इंसान को चलना चाहिए। मुझे क्लासिकल भी अच्छा लगता है, पर मुझे सबसे अच्छा डिवोशनल सॉन्ग लगता है। भगवान के गानों को, भजनों को गा के मैं बहुत सुकून मिलता है मुझे, और मैं औरों को भी सुकून देती हूँ। लता जी से कितना प्रेरित हैं आप? लता जी को हम लोग लता माँ कहते हैं। जितने भी कलाकार हैं जो संगीत से जुड़े हैं, जिन्होंने संगीत की आराधना की है, पूजा की है, आज लता जी को हम लोग लता माँ कहते हैं, क्योंकि वो माँ हैं। और संगीत की उत्पत्ति अगर कही जाए तो लता जी से ही हुई है, इसलिए उनको माँ सरस्वती का रूप कहा जाता था। और लता जी के गानों को सुन के और हम लोग आगे बढ़े हैं, और मैं भी उनके गानों को गाती हूँ, और आज भी गाती हूँ और बहुत गाई हूँ। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, आशा जी के भी बहुत गाने हैं, पर लता जी के गाने दिल को बिल्कुल छू देते हैं। बात बताइए, जिस तरह से लता जी के आप फ़ैन हैं, उनको माँ मानती हैं, अब चूँकि लता जी रही नहीं, तो कैसे उन्हें याद करती हैं? चूँकि मुलाकात हुई पहले, या फिर सिर्फ मतलब ऐसे ही रह गए, आप कभी मुलाकात कर नहीं पाए? अब तो रही नहीं कि अब दोबारा मुलाकात होगा भी नहीं। नहीं, मेरी मुलाकात उनसे नहीं हुई है, लेकिन मैं उनके गानों के ज़रिए उनसे मिलती हूँ, उनसे जुड़ती हूँ। ऐसा लगता है उनके गानों को गा करके कि लता जी हमारे साथ हैं, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। अगर आप लता जी की इतनी फ़ैन हैं, उनको माँ का दर्जा दी हैं, तो एक बेटी से हमारी गुजारिश है कि थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सा ही सही 1-2 गाना जो लता जी का आपको बहुत अच्छा लगता हो और आप गा पाएँ। ज़रूर। लग जा गले कि फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से। बहुत खूब। तो दर्शक आप देख सकते हैं, जो लता जी को माँ मानती हैं और बेटी के इस रूप में है, तो लता जी की बात ही कुछ और थी। उन्हें सीधा कहा जाता था कि उनके गले में सरस्वती विराजमान रहती थी। तो कह सकते हैं कि जिस शख्स जो लता जी थी, अगर उनको कोई अगर प्रेरणा मान के आगे बढ़नी, तो इनके गले की भी आपने अभी थोड़ी सी सुनी। हम आगे और भी गाने सुनाएंगे इनसे। कुछ और आगे बढ़ते हैं। अच्छा वीणाश्री जी, सबसे बड़ा सवाल कि आप जब शुरुआती दिनों में संघर्ष कर रही थी, तो जब कभी म्यूजिक डायरेक्टर के पास गई होंगी या फिर बड़ी कंपनी में, चुकी जैसे कि हमें पता चला है कि आप टी सीरीज में भी काम किए हैं। जी, मैंने गाए हैं। तो पे कहीं किस तरह से आपका वहाँ पे एंट्री हुआ टी सीरीज जैसी कंपनी में, या फिर शुरुआती दिनों में जब कहीं गए होंगे आप म्यूजिक कंपनी में, तो वहाँ किस तरह से संघर्ष हुआ? कुछ बताना चाहें हमारे दर्शकों को।
बिल्कुल स्टार्टिंग में जैसे मैं नई पहले तो बिहारी था। मैंने अपने इस करियर की शुरुआत पटना से की है और वहाँ के बड़े बड़े जैसे ऑन मौसमी वगैरह जो उस समय म्यूज़िकल ग्रुप थे उनके साथ किए हैं। और मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने सबसे पहला स्टेज तृप्ति साकिया दी के साथ किया है, जिन्होंने राम बन के शाम बन के किया था। उसके बाद मैंने भरत शर्मा जी, शारदा सिन्हा जी और मनोज तिवारी, छैला बिहारी जी के साथ बहुत सारे स्टेज शो किए हैं। और टी सीरीज़ तक पहुंचने का मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं वहां तक जाऊंगी, लेकिन इसमें मुझे सबसे बड़ा सहयोग हमारे बड़े भाई कहिए, आज वो चूँकि अभी वो पॉलिटिकल भी हो चुके हैं, पॉलिटिकल लाइन में हैं, विनय बिहारी जी, जो सबसे बड़े गीतकार हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के, जिन्होंने मुझे पूरा हेल्प किया और बोले कि तुम्हारा एल्बम हम निकालेंगे टी सीरीज़ से। और सारे भजन मेरे कहे, उन्होंने कहा मुझे कि माई का पचरा भोजपुरी में होता है। मेरा पहला एल्बम, मेरी एक ही शर्त थी कि मैं किसी को हर्ट करने के लिए बात नहीं बोल रही हूँ, कि मैं गंदगी वाली कोई गीत कभी नहीं गाऊंगी जिसे लोग सुन न सके, मैं गा ही नहीं पाऊंगी। तो हमारी एक रिक्वेस्ट थी विनय भैया से कि भैया मैं जब भी गाऊंगी भगवान का या फिर अच्छे गाने गाऊंगी। आपने पचरा और भजन की बात की तो हम अब लोकगीत की ओर बढ़ते हैं। तो लोकगीत आपको पसंद, चूँकि आप तो माने बंगाली कल्चर से बिलोंग कर रही हैं, और आप फिर इस सब भोजपुरी में या फिर मगही में कैसे उतर गई? चूँकि एक कलाकार जो होता है उसको हर लैंग्वेज में गाना पड़ता है, भोजपुरी हो, खोरठा हो, नागपुरी हो। तो मैंने जब पहला गाना गाया तो विनय भैया स्टूडियो में सुने और बोले कि वाह, तुमने बंगाली होकर के इतना अच्छा ये प्रोनाउंसिएशन किया है। चूँकि हमारा प्रोनाउंसिएशन संगीत में सबसे बड़ा योगदान रहता है, तलफ़ुज़ जिसको बोलते हैं हम उर्दू में, उसका तो वो टोन ना आ जाए, और वो इसलिए वो सुने गाना को कि ये बंगाली होकर के ठीक गाई है कि नहीं। उसके बाद उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया और आज मेरा 2-3 एल्बम निकला है टी सीरीज़ से। इसमें एक श्री जी, अगर आपकी इच्छा हो, अगर कुछ याद हो, तो अगर आप पूजा में, चूँकि हिंदी में नहीं, अब भोजपुरी की बात। मुझे सबसे पसंद भोजपुरी में जिनकी आवाज़ है वो भरत शर्मा व्यास जी हैं। तो मैं उनका गाया है एक माँ का पचरा सुनाना चाहती हूँ। नीमिया के डाढ़ी मैया, नीमिया के डाढ़ी मैया डालेली असनवा के झूमी झूमी ना, मैया झूलेली झूलनवा के झूमी झूमी ना, मैया झूलेली झूलनवा के झूमी झूमी ना। सातो रे बहिनिया के भैरो हवे भैया, आदिशक्ति देवी के अनेक बाट नहिया, जेकरा सहारा नइखे हो, जेकरा सहारा नइखे राखेली शरणवा कि झूमी झूमी ना, बीना गावेली भजनवा कि झूमी झूमी ना, बीना गावेली भजनवा कि झूमी झूमी ना। तो दर्शक लोग, आप लोग सुने किस तरह से एक पचरा था माँ का, इन्होंने गाया। खैर इसके और आगे बढ़ते हैं हम, चूँकि वीना श्री जी हैं, बंगाली फैमिली से निकली, भोजपुरी इंडस्ट्री में घुसी, टी सीरीज़ जैसी कंपनी से इनका एल्बम निकलता है। अच्छा, कितने एल्बम अभी तक आपका निकला होगा? चूँकि मैं थोड़ा सा फैमिली में रह गई, तो मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान उधर नहीं दिया। और चूँकि मेरे सामने एक उस समय एक सबसे बड़ी ये थी कि मुझे घर चलाना था अपना, तो मेरे सामने था कि चलो कुछ अर्निंग करना है, तो मैंने स्टेज शो ज़्यादा शुरू कर दिए, बहुत बड़े बड़े कलाकारों के साथ किए। एल्बम मेरे 2-3 आए हैं वहाँ से, एक चला करे माई दर्शनिया और मैया तोहरी चरनिया में। चला करे माई दर्शनिया जो है वो माँ तारा के ऊपर में हुआ था शूट, जो दीपक भैया, दीप श्रेष्ठ भैया ने उसमें एक्टिंग किया था। और उसके बाद एक आध खोटा भी निकला है,
और बस बहुत ज़्यादा फिर चंदा पहले एक कंपनी थी जो अब नहीं है, वहाँ से भी निकला था। अभी 1-2 भजन मेरे भोले बाबा के निकले हैं, सावन में सजा भोले का दरबार, वो भी बहुत चला है। बस आगे इसी तरह और निकालना है। और चैत छठ में मैं एक छठ का भी भजन निकालूंगी, जो सारा कुछ मेरे पास तैयार है। ओके, तो अच्छा, ये अगर कुछ याद हो, अगर नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर याद है तो 2 लाइन गुनगुना, चाहे खोटा में, चूँकि अगर एक कलाकार का हम अगर इंटरव्यू लेते हैं, हमारे दर्शक उम्मीद करते हैं कि हर एक वैरायटी का उसमें गाना भी कुछ कुछ मिलता रहे, तो इसीलिए अगर खोटा में कुछ अगर याद हो तो। प्योर खोटा या प्योर नागपुरी तो मुझे नहीं पता ये, लेकिन एक भजन है जो बहुत चलता है नागपुरी, जहाँ भी प्रोग्राम होता है झारखंड में, तो वो डिमांड रहता है पब्लिक का कि ये ज़रूर गाइए। पब्लिक का डिमांड है तो हमारे दर्शक का भी डिमांड है, कम से कम गुनगुनाइए, 2 लाइन ही सही। चल जब सैया हो बरगन बजरिया, हमरा कीन दे हो, हमरा कीन दे हो, घुंघुर लागल चुनरिया, कीन दे हो, घुंघुर लागल चुनरिया, कीन दे हो। कि चल जब धनिया रे बरगन बजरिया, चल जब धनिया रे बरगन बजरिया, तोहरा कीन दे हो, तोहरा कीन दे हो, घुंघुर लागल चुनरिया, कीन दे हो, घुंघुर लागल चुनरिया, कीन दे हो। दर्शक आप देख सकते हैं किस तरह से एक, अगर मैं इनसे डिमांड करूंगा, वो लास्ट में डिमांड करूंगा, क्योंकि ये बंगाली हैं और बंगाली में भी इनसे मैं गाना सुनूंगा। लेकिन पहले आप 3 वैरायटी देख चुके हैं। एक कलाकार के अंदर ना जो कला होती है ना, वो हर क्षेत्र में होती है, और हर तरह से जब वो दर्शक के बीच जाते हैं ना, तो दर्शक की कौन डिमांड कब आ जाए कोई गारंटी नहीं होता है, और अगर जिस ओर ज़्यादा डिमांड आया तो उस ओर गाना भी पड़ता है। तो हर एक तरह की बात या हर एक तरह की म्यूजिक से ताल्लुकात रखते हैं, और हर तरह की म्यूजिक गाना भी पसंद करते हैं। अच्छा, अब चूँकि झारखंड की बात करते हैं, ये तो थी आपकी संघर्ष की कहानी, जो आपने वहाँ तक गया, टी सीरीज तक आपको, टी सीरीज जैसे बड़ी कंपनी से आपका एल्बम रिलीज हुआ, एक बहुत बड़ी बात थी एक कलाकार के लिए। लेकिन अब बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में जो कला का क्षेत्र है, जो कलाकार लोग हैं यहाँ पे जो संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें लेकर, उनकी स्थिति को लेकर क्या कहेंगे? चूँकि और दूसरा सवाल इसी में ऐड हो है कि झारखंड सरकार कला को लेकर कितना प्रयास कर रही है कलाकारों के लिए? देखिए, प्रयास तो जारी है सरकार का, लेकिन जैसे स्पोर्ट्स के तरफ ज़्यादा सरकार काम कर रही है, कला के क्षेत्र में भी थोड़ा और करे तो हमें बहुत खुशी होगी। क्योंकि बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो बहुत, जैसे मैं एक नाम लेना चाहूँगी, बहुत ही गुरु समान हमारी जयती राय चौधरी, जो ज़िंदगी को अपना न्यौछावर कर दी संगीत में। उन्होंने ना शादी की, ना घर द्वार कुछ भी उनका अब नहीं है, और ना वो जॉब की, लेकिन रांची की लता मंगेशकर उनको कहा जाता था। उनके पास अभी कुछ समय पहले मुझे पता चला था कि, मतलब मैं ये बात कहना नहीं चाहती हूँ सबके सामने में, कि उनकी ज़िंदगी कट नहीं रही है, बहुत मुश्किल से कट रही है। ऐसे बहुत कलाकार हैं जो गुमनामी के अंधेरों में खो चुके हैं, जिनके पास सब चीज़, बहुत मेडल मिला, बहुत अप्रिशिएशन मिला, लेकिन आज खाने के लिए मोहताज हैं। छोटे छोटे गलियों में, छोटे छोटे जगहों में एक से एक बढ़ के कलाकार हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं खुद भी अगर अपनी बात कहूँ तो मैं जैसे कोविड के बाद हमारा जो, चूँकि ये बहुत भीड़ भाड़ में प्रोग्राम वगैरह होता है, तो कोविड के बाद से हर कलाकार के घर में खाने की मतलब कैसे खाना पीना हो, इसका मुश्किल हो गया है। लोग सोचते हैं कि प्रोग्राम नहीं आएगा तो कैसे करेंगे। अब रेशियो कम हो गया है प्रोग्राम का। तो मैं ये कहना, मेरा भी कुछ नहीं है, मेरा सारा चीज़ आज 20 साल मैंने प्रोग्राम करके और अपना घर चलाया है। और
अब मैं थोड़ा कम करती हूँ और कम भी आते हैं क्योंकि बहुत कम हो गए कोविड के बाद से। तो मैं ये कहना चाहती हूँ सरकार के तरफ, मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूँ कि वो आगे आए और एक कलाकारों का एक समूह बना दें जो कि हर सरकारी प्रोग्राम, आप अलग अलग एरिया से एक एक आर्टिस्ट को ले लें, वो अपना एक ग्रुप बनाएं और जितने भी सरकारी प्रोग्राम होते हैं वो सारे कलाकार को एक एक बार चांस मिले, जो कैपेबल हैं, जो कर सकते हैं, ताकि उनकी रोजी रोटी भी चले, कुछ सरकार की ओर से भी मदद मिले, कुछ उनको सम्मान। क्योंकि मैं एक बात ये कहूँगी कि पैसा फैक्टर तो है हर कलाकार का कमाने का, लेकिन कलाकार बहुत इमोशनल होता है, सम्मान का भूखा होता है। तो मैं जानती हूँ यहाँ झारखंड में हमारे नागपुरी और झारखंडी संस्कृति को बहुत आगे बढ़ाया है सरकार ने, लेकिन साथ ही साथ और भी, जैसे हम लोग डिवोशनल गाते हैं, भगवान का गाते हैं, या फिर ऑर्केस्ट्रा का लोग बहुत जगह से लोग मजबूरी बस करते हैं। ऐसे ऐसे कलाकारों को लाए सामने और एक ऐसी संस्था बने जो आप उनसे काम कराइए, उनको बैठ के कुछ आप उनसे काम कराइए। जितने जगह भी आपके नुक्कड़ नाटक हुए वहाँ गाना हुआ, कुछ एल्बम हुआ, कभी जैसे वोटिंग हुआ उस समय भी कुछ प्रचार प्रसार हुआ, तो हर क्षेत्र से एक एक कलाकार आए और उसको सरकारी मदद मिले। सरकार को भी लगे कि हमारे झारखंड में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, कलाकारों की कमी नहीं है। और मैं जानती हूँ हमारे मुख्यमंत्री इस में बहुत आगे कर रहे हैं काम, बस उन तक बात पहुंचने की देरी है। बस उन तक बात पहुंचने की देरी है। मुख्यमंत्री जी, अगर आप ये चैनल हमारा देख रहे हैं तो ये खबर अगर आप देख रहे हैं तो एक कलाकार की मांग है कि झारखंड के कलाकारों पर भी ध्यान दें। कार भी कहीं ना कहीं कोविड के बाद से काफ़ी स्थिति, इनकी भी हालत मतलब गंभीर ही है अगर कहा जाए तो, क्योंकि पैसा हर जगह फैक्टर करता है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, वो पैसा आपको आवश्यक है। हमें नहीं कहेंगे पैसा सब कुछ है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है, उसके बिना आपका रोजी रोटी नहीं चल पाता है। आदमी भूखे पेट गाना नहीं गा सकता है, लेकिन पेट की आग को बुझाने के लिए आदमी जैसे तैसे गा भी लेता है। लेकिन अगर जो हमारे झारखंड के कलाकार हैं, चूँकि वाकई कलाकार हैं, गायक हैं, कोई नागपुरी गाता है तो कोई खोरठा गाता है तो कोई भाषा में गाता है, बहुत सारी भाषाएं हैं और सभी में गाना बनते हैं, कलाकार हैं, यहाँ पे एक्टिंग भी होती है। लेकिन ज़रूरत है वैसे लोगों को आगे बढ़ाने की और सरकारी मदद की। अगर सरकार चाहे तो उन्हें भी मदद मिल सकती है। हालांकि हमारे साथ कलाकार विनाश्री जी हैं, तो सरकार की बात है और सरकार कब करेगी, कब कलाकारों की सुनेगी, वो तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आइए कुछ और बात करते हैं। चूँकि ये बंगाली कल्चर झारखंड में पली बढ़ी, झारखंड में रहीं, उसके बाद ऐसी कलाकार हैं जो कोविड की मार झेल रही हैं। हम ये भी कहेंगे कि कोविड के कारण इनका ही नहीं, बहुत सारे कलाकार हैं जो कोविड की मार झेल रहे हैं। और कोविड के मार बड़े बड़े उद्योगपति झेल रहे हैं, ये तो कलाकार ही हैं। बड़े बड़े मीडिया हाउस झेल रहे हैं, क्योंकि वहाँ भी काफ़ी छटनी हुई, काफ़ी लोगों को निकाला गया। तो यह एक बड़ा सवाल है कि इस कोविड के कारण अगर हर एक क्षेत्र में बूस्टअप दिया जा सकता है, अगर प्रधानमंत्री जी अगर उनके तक ये खबर पहुँचे तो उनसे भी आग्रह है कि कम से कम देश के कलाकारों के लिए भी कुछ सोचिए। बाकी लोगों को तो पैकेज आप निकाल रहे हैं, इन लोग के लिए भी कुछ सोचिए, इन लोग के बारे में कुछ सोचिए कि कम से कम इन लोग को भी आगे बढ़ाया जा सके। क्योंकि एक समय था जब तानसेन जैसे लोग यहाँ भारत का गौरव बढ़ाया करते थे। तो वैसे उस कह सकते हैं कि वैसे जो पूर्वज थे उनके धारा को लेकर के आगे बढ़ने वाले की हालत ऐसी नहीं होनी चाहिए, इन्हें भी कुछ सपोर्ट किया जाए। हालांकि हमारे साथ विनाश्री जी हैं, इनसे अब समय आ गया है कि एक बंगाली गाना सुना जाए। चूँकि बंगाल की हैं और बंगाली गाना न गाएं तो हमारे दर्शक भी सोचेंगे क्या बात है, भोजपुरी भी गा लिए, हिंदी भी गा लिए, खोटा भी गा लिए, मतलब झारखंड की भाषा भी हो गई, बिहार की भाषा भी हो गई, और हिंदी तो यूनिवर्सल भाषा, भारत की राष्ट्रभाषा ही वो भी हो गई। लेकिन मेन बंगाली है, बंगाली ही नहीं हो तो मज़ा नहीं आएगा। थोड़ा सा बंगाली गाना सुनते हैं इनसे। विनाश्री जी, अगर कोई बंगाली गाना जो गाना चाहें, अगर याद हो तो एक दो लाइन सुनाया जाए, थोड़ा सा अच्छा लगे हमारे दर्शकों को भी, जो बंगाल के दर्शक हैं हमारे, वो भी सोचेंगे कि चलो कम से कम हमारी कल्चर के कलाकार इतने झंडे गाड़ रही हैं
कम से एक गाना तो सुने उनसे, क्या कहेंगे? हाँ, मैं कोशिश करूँगी क्योंकि बांग्ला बहुत टफ है। बांग्ला गाना, मैं बंगाली हूँ, बंगाली लोगों में एक से एक कलाकार, हर घर में एक एक आर्टिस्ट मौजूद होते हैं। तो मैं पहले ही माफ़ी मांग रही हूँ कि अगर कुछ मुझसे गलती हो तो माफ़ करेंगे बंगाली समुदाय से। तो मैं एक माँ का ही गाना सुनाती हूँ। আমার সাধনা মিটিল, আশা না পুরিল, সকলি পুরায় যায় মা, পৃথিবীর কেউ ভালো তো বাসে না, এ পৃথিবী ভালো বাসিতে জানে না, যেথায় আছে শুধু ভালোবাসাবাসি, উধায় যেতে মন চায় মা, সকলি পুরায় যায় মা, আমার সাধনা মিটিল, আশা না পুরিল, সকলি পুরায় যায় মা। बहुत बहुत धन्यवाद विनाश्री जी। जिस तरह से आपने हर एक कह सकते हैं कि अधिकतर भाषा में आपने गाना सुनाया हमारे दर्शकों को, और हमारे जितने भी बंगाल के दर्शक हैं, बिहार के दर्शक हैं, और जो हिंदी भाषी दर्शक हैं, आप देख सकते हैं आज के ज़माने में, साइंस के ज़माने में भक्ति की दामन थामे आज ये अपना संघर्ष आगे जारी रखे हुए हैं। एक सवाल यह था विनाश्री जी, पर्सनल सवाल है थोड़ा, कि आप एक सिंगल मदर है, बेटी मतलब जो है वो अभी क्या कर रही हैं, या फिर जब सिंगल मदर बनी आप तो उसमें बेटी को आगे बढ़ाना, पालना, पोसना, उस दिनों के संघर्ष की कुछ बात कहेंगे? जो हमारे जो महिलाएं हैं वो कुछ संघर्ष में, जो इस वक्त संघर्ष में हैं, जिनके पति नहीं हैं, हो सकता है आपकी बात सुनने के बाद थोड़ा उन्हें मजबूती मिल सके, क्या कहेंगे? किस तरह से आगे बढ़ी हैं आप? देखिए, वो संघर्ष तो मैंने जो किया उसे मैं फिर से याद भी नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन अगर परिवार आपके साथ है तो आप हर संघर्ष को हंसते हंसते झेल सकती हैं। मेरे साथ मेरी मदर थी। हाँ, शुरुआती में मुझे कुछ मेरे वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियां हुई थी, जिसके वजह से मैं सिंगल मदर रही। मैंने माँ के साथ मैं रही, लेकिन मेरी माँ का और मेरे फैमिलियों का, मेरे जो माँ की तरफ के चाचा चाचियों, जो सारे फैमिलियों का इतना सपोर्ट मिला कि मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि मैं अकेली हूँ। हाँ, समाज से लगा कि ये देखो गाती है, ये नज़रिया आज भी है समाज का, अरे ये गाती है। लेकिन मेरे फूफा जो एक अब नहीं है, बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट कोलकाता के और साउथ ईस्टर्न रेलवे के सीएमओ रह चुके डॉक्टर आर.एस. मजुमदार, अब वो नहीं हैं। उन्होंने कहा था कि बहुत अच्छा करती है, चोरी तो नहीं करती है, मेरी बेटी गाती है। तो इस तरह से हमको सपोर्ट मिला फैमिली का, और धीरे धीरे मैंने अपना ऐसा कैरेक्टर बनाया, मैंने अपना ऐसा लोगों के साथ उठना बैठना किया कि बिहार जैसे लोगों में, आज लोग सोचते हैं कि आप बिहार में 15 साल नहीं, मैंने कहा बिल्कुल, अपने आप को जैसा आप पेश करोगे वैसा लोगों का नज़रिया होगा। तो मैंने हर जगह, मुझे इतना सम्मान मिला संगीत के क्षेत्र में कि आज मैं यहाँ अकेले भी हूँ तो सिर्फ एक फ़ोन जाता है तो मेरा इतना बड़ा परिवार है संगीत का, कि अपने परिवार के साथ मेरे संगीत के परिवार वाले मेरे लिए खड़े रहते हैं। हम गर्व से कहते हैं कि हम एक संगीतकार हैं, हम सिंगर हैं। हाँ, परेशानियाँ बहुत होती है, जैसे एक ये पुरुष प्रधान देश अभी भी है, महिला प्रधान कहा जाए, लेकिन हर जगह पूछा जाता है इसका। मेरी बेटी एक है जो कि मैंने अपनी बेटी को कभी बाप की कमी होने नहीं दी, और आज वो मार्शल आर्ट नेशनल चैम्पियन है। मेरी बेटी स्विमिंग में चैम्पियन है, म्यूज़िक डांस में चैम्पियन है, जेबीएम शामली में 10th की टॉपर रह चुकी है मेरी बेटी, और संजीवियर से उसने पास आउट किया है अभी, और करके एक अच्छी कंपनी में गुड़गांव में जॉब कर रही है। और आज मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मेरी बेटी मेरा घर चला रही है।
सॉरी, थोड़ा सा इमोशनल मैं हो जाती हूँ। तो मैं मतलब शान से कहती हूँ, और सभी लोग बोलते हैं कि आपने अपनी बेटी को बहुत अच्छी परवरिश दी है और आज वो सबका भला करती है। हर लाइन के लोग, एक सिर्फ उसके पास अगर कोई कह दे कि मुझे ये ज़रूरत है, आज वो हर उसके लिए वहाँ से पहुँच के करती है। मतलब मैं क्या कहूँ कि मुझे बेटी के रूप में एक हीरा मिला है। देखिए, ये होता है एक माँ की बात, और माँ ने बेटी को ऐसे संस्कार दिए, या फिर यह भी हो सकता है कि माँ के संघर्ष को देखते हुए बेटी ने सीख ली और आज वो भी लोगों की मदद कर रही है। जहाँ तक वो पहुँची है इस संघर्ष के दौरान, वो भी नहीं चाहती कि हमारी माता जी को और कोई कष्ट हो। और इनके जब इन्होंने कहा कि मेरी बेटी मेरा घर चलाती, आंखों में आंसू डबडबा गए। भले वो दिखे नहीं चूँकि कलाकार हैं, लेकिन इनके आवाज़ से आपने सुना होगा किस तरह से इन्होंने कहा। तो कह सकते हैं कि एक बेटी जो है वो माँ के दर्द को समझी, उसके संघर्ष को समझी, और आज वो भी चाहती हैं कि कोई मेरी माँ जैसा संघर्ष ना करे। अगर कुछ गरीबी में है, कुछ कहीं फंसी हुई हैं, तो कम से कम उस तक उसकी मदद पहुँचे। यह एक बहुत बड़ी बात है। और एक सिंगल मदर कितने संघर्षों से बेटी को पढ़ाई, और बेटी आज एक अच्छे मुकाम पे है, एक कंपनी में काम कर रही हैं। यह एक बहुत बड़ा चीज़ है। तो वैसे जितने भी सिंगल मदर हैं, इनसे सीख लें, इनसे इनके संघर्ष की बात सुने। चूँकि जब भी ये स्टेज पे चढ़ती हूँ गाने के लिए, तो समाज यही कहता होगा कि उसकी माँ गाना गाती है, गाना गा के करती है। यह एक कलाकारों का सबसे बड़ा दर्द है। समाज भले उनको बुलाता है, थोड़ा बहुत दिखावे का सामान देगा, लेकिन मन में वही रहता है कि एक कलाकार है, इनका क्या औकात। चूँकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत जगह बहुत लोगों को बुरा भी लगेगा मेरी बातों को, लेकिन जो समाज की बात जो है, आज भी समाज में वैसे लोग मौजूद हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं। आप अगर डांस के क्षेत्र में है तो क्या, अगर कोई लड़की डांस के क्षेत्र में अगर आगे चल के संघर्ष करती तो वो ऑर्केस्ट्रा में डांस करती है, वो उसका नीयत ही गलत होगा। इस तरह की सोच, इस तरह की भावनाएं आ जाती हैं। तो एक उससे स्थिति में एक माँ ने अपना फर्ज समाज के तानों से लड़ते हुए निभाया, एक बेटी को पढ़ाया, बेटी आज अच्छे मुकाम पे है, बाप की कमी महसूस नहीं होने दी, सबसे बड़ी बात। तो वैसी सिचुएशन के बाद अगर बेटी अगर इस तरह की सोच रखती है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसने भी माँ के संघर्ष को देखा। हालांकि यह थी बीनाश्री, आपने सुना, इनसे तमाम बातें हुई, इनके संघर्ष की बातें हुई, कैसे वो एक छोटे से कंपनी से होते हुए टी सीरीज तक पहुंची, कैसे वहाँ से एल्बम रिलीज हुआ, तमाम चीज़ें सुनी। अब आपके ऊपर है कि इनके जो गाने हैं, अभी एक और एल्बम आने वाला है, उसे आप कैसा रिस्पॉन्स देते हैं? क्योंकि अब छठ की गीत का एक एल्बम आने वाला है। जी, अभी ये छठ का गीत का अभी मैं थोड़ी लेट हो गई, क्योंकि मैं थोड़ी सी बीमार हूँ, कुछ हेल्थ इशू है। तो मैं जब नेक्स्ट जो चैती छठ जो आते हैं उसमें वो रिलीज़ करूँगी। चैती छठ में एक इनका एल्बम रिलीज़ होने वाला है, प्यार दें उसे भी, इंतज़ार करो उसका। और वैसे एल्बम को भी आप प्यार दें, क्योंकि भक्ति की बात है और भक्ति में शक्ति होती है। और हो सकता है अगर आपका प्यार आगे बढ़े तो इन्हें कुछ आर्थिक मदद भी मिले।